बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ एट 6। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। और न्यूज़ एट 6 में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जनूबी कश्मीर से, जहां से डीआईजी साउथ कश्मीर का दावा है कि दीपू नामी एक मजदूर के कत्ल में मुलविस 5 मिलिटेंटों को हिरासत में लिया गया है। यानी 5 ऐसे मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया जा चुका है जनूबी कश्मीर से, जो दीपक कुमार नामी मजदूर के कत्ल में मुबैना तौर पर मुलविस थे। और इस हवाले से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डीआईजी जनूबी कश्मीर रईस मोहम्मद भट्ट ने कहा कि 29 मई की शाम 8:14 पर नामालूम बंदूक बरदारों ने स्कूटी पर सवार जीएमसी अनंतनाग के करीब तफरी फारक तक पहुंचे और अपने गैर कानूनी तौर पर खरीदे गए असला व गोला बारूद की मदद से फायरिंग की और थियाल पंचायत दिवस बालासपुर उधमपुर के दीपक कुमार उर्फ दीपू नामी मजदूर पर, जिससे गोलियां चलाई गई है और उसे जख्मी किया गया था। दीपू को तफरी पार्क के मजदूरों ने अस्पताल जीएमसी अनंतनाग मुंतकिल किया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि उसके बाद एक सिट बनाई गई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसमें पुलिस के आला अफसरान थे और उन्होंने मामले को इन्वेस्टिगेट किया और अलग अलग मराहिल से ये इन्वेस्टिगेशन गुजरी और बिलाखिर आज पुलिस ने यह दावा किया है कि उसमें जैश मोहम्मद मिलिटेंट तंजीम से वाबस्ता 5 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि पुलिस ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिलिटेंटों को मीडिया के सामने भी लाया था, लेकिन रईस अहमद भट्ट का कहना है कि ये बड़ी एक कामयाबी है कि जिसमें जो कत्ल के पीछे मुलविस लोग थे उन्हें हिरासत में लिया गया है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। रईस अहमद भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जैसा कि आप सब लोग वाकिफ हैं, 29 मई को रात के करीबन 9-9:15 बजे अनंतनाग टाउन में जंगलात मंडी वाली साइड में एक टेररिस्ट अटैक जो है वो पेश आया था और उसमें एक उधमपुर के लोकल दीपक कुमार उर्फ दीपू उनका जो है इस टेररिस्ट एक्ट में उनका कत्ल किया गया था। और इसके बाद ही, हालांकि वो बिल्कुल बरलबे हॉस्पिटल था वो इंसिडेंट साइट, और उनको उसके बाद जब वहां शिफ्ट किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली वो ब्रॉड डेड करार दिए गए। उसके बाद उसके साथ ही हमारी जो सर्च ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन और जो तफ्तीश वगैरह हुई, इसी दौरान में, इसी असना में जो है हमारे पास 2 इंडिविजुअल्स हैं, 2 पर्सन्स हैं जो कि अनंतनाग टाउन के ही रहने वाले हैं, देवा कॉलोनी के। एक का नाम सहरान बशीर नदाफ है और दूसरे का नाम उबैद नजीर लाइगरू है। ये दोनों लड़के मिसिंग हो गए। हमारी इन्वेस्टिगेशन भी इन्हीं इंडिविजुअल्स की तरफ पॉइंट कर रही थी और इनके लिए फिर एक लंबा चौड़ा जो है हमें एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा। जैसे जैसे हमारे पास और टेक्निकल क्लूज और बाकी ह्यूमन इंट की जो क्लूज हमारे सामने आए, उस सब को साथ में लेते हुए अल्टीमेटली वी वर एबल टू अरेस्ट द अक्यूज्ड एंड उसके बाद जो है पूरी कॉन्स्पिरेसी उसका खुलासा किया गया। इसमें काफी टाइम हमें जो है वो लग गया प्रॉपरली पूरी चेन को कवर करने में कि किसने वेपन सप्लाई किया था और किसने रेकी की थी और कैसे उस पूरे वाकये को अंजाम दिया गया था और कैसे उसमें प्रॉपर प्लानिंग के तहत, प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है डायरेक्शंस पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर खालिद कामरान, जो कि एक जैश मोहम्मद या उसका फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स करके एक एलिजिड ग्रुप है, उसके हैंडलर ने कैसे डायरेक्शंस दी और वो डायरेक्शंस कैसे बामल लाई गई, और ये पूरी कॉन्स्पिरेसी का खुलासा हो गया है। और जैसा कि आपको जो हमारा इसमें सिट है, उन्होंने जो इसमें काम किया है और जो हमारा उसमें इन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया है, उसके हिसाब से आपके सामने जो प्रेस हैंडआउट भी रखा गया है
उसमें इसकी डिटेल्स हमारे पास क्लियर होती हैं कि हमारे पास अभी तक इसमें एक AK-47 मैगजीन, 40 राउंड्स ऑफ AK एम्यूनेशन, दो पिस्टल मैगजीन, 7 लाइव राउंड्स ऑफ पिस्टल्स, 7 एम्प्टी कार्ट्रिजेस, 3 हैंड ग्रेनेड्स, मोबाइल फोन्स और एक स्कूटी जो इस कार्रवाई को अंजाम देने में यूज हुआ था, ये सब चीजें इसमें रिकवर हुई हैं। और अभी भी इसमें कुछ हमारे 1-2 लीड्स जो हैं वो जारी हैं और उन पर उधर कुपवाड़ा के जुमागुंड इलाके जो कि LOC के बिल्कुल नजदीक पड़ता है, वहां पर पुलिस और फौज का दावा है कि यहां 5 गैर मुल्की मिलिटेंटों को मारा जा चुका है। बड़ी खबर कुपवाड़ा से आ रही है। हालांकि इस हवाले से आज सुबह ही पुलिस के ADGP ने आज एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि इस एनकाउंटर के दौरान 5 दरअंदाजों को मारा गया है। और इस हवाले से अभी अभी जो इत्तलात मिल रही है वो ये है कि GOC की जानब से इस हवाले से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी दी जा रही है और उसमें भी दावा किया गया है कि 5 मिलिटेंटों को मारा जा चुका है। लेकिन अभी भी यह सवाल बना हुआ है कि क्या अभी सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि दिन में जब पुलिस की जानब से ट्वीट किया गया था और उस वक्त कहा गया था कि सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है तो क्या उससे यह मतलब समझा जा सकता है कि अब ऑपरेशन कंक्लूड हो गया है और 5 मिलिटेंटों को मारे जाने की तस्दीक पुलिस और फौज ने की है। और यह भी कहा कि 5 मिलिटेंट फॉरेनर्स थे, यानी उसमें लोकल कोई मिलिटेंट नहीं था। साहिल शमीम जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे थे, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है कुपवाड़ा से। साहिल शमीम, गिरीश कालिया GOC प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे, क्या कुछ कहा गया? क्या एनकाउंटर खत्म हो गया है कि अभी जारी है? जी हिलाल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ सरहदी जिला कुपवाड़ा के बॉर्डर इलाके में जो आज दौरान शब जो एक इनकाउंटर हुआ, हालांकि ये दरअंदाजी थी, तो दरअंदाजी की कोशिश को जो है फौज और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान जो है नाकाम बनाया है। इसमें जो है 5 मिलिटेंट जो है वो हलाक किए गए हैं। हालांकि ये एक ग्रुप जो बताया जाता है कि ये एक ग्रुप था जो इस पार आने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको जो है फॉरेस्ट एरिया में जो है उनको न्यूट्रलाइज किया गया है। तो अभी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है GOC कुपवाड़ा ने, तो इसका ये मानना है कि ये 5 लोगों का ग्रुप था, तो उनको जो है न्यूट्रलाइज किया गया है। ऑपरेशन जो है फिलहाल खत्म किया गया है, क्योंकि दिन भर वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी था, अब जाके वो खत्म हो गया है। तो अगर हम बात करेंगे कि इनके कब्जे से जो है भारी मिकदार में गोला बारूद और साजो सामान जो है वो खाने पीने की चीजें जो है उनसे बरामद किया गया है। तो अभी भी जो है मतलब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही अभी मौजूद है, तो लेकिन कहीं ना कहीं जो है GOC का ये भी मानना है कि जिस तरह से इस वक्त पहाड़ों से बर्फ जो है पिघलना शुरू हुआ है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में जो है इस तरह की घटना जो है घट सकती है। यानी कि फौज अब जो है बिल्कुल तैयार है, अलर्ट है कि अगर ऐसी कोई कार्रवाई और मतलब बॉर्डर इलाकों में देखी गई है या कोई ऑपरेशन कंक्लूड हो गया या कि अभी जारी है? ऑपरेशन तो बिल्कुल कंक्लूड हो गया है कि अभी जो है खत्म किया गया है ऑपरेशन को, लेकिन इलाके में अभी भी जो है कई जगहों पर इस वक्त सर्च चल रही है। लेकिन इनका ये साफ तौर मानना है कि शाम देर तक जो है ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। चले शाम देर तक यानी रात देर तक ये ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। अभी गोलियों का तबादुला नहीं हो रहा है, बल्कि एहतियाती तौर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। फिलहाल शमीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुपवाड़ा से जानकारी देने के लिए। 5 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं और 5 का ताल्लुक जो है जम्मू कश्मीर से नहीं है बल्कि फॉरेनर्स हैं। ये भी आज GOC की जानब से दावा किया गया और उससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के ADGP की जानब से भी ट्वीट के अंदर इसका दावा किया गया था। तो इस तरह से कुपवाड़ा के अंदर जहां साउथ कश्मीर के अंदर 5 मिलिटेंट को हिरासत में लिया गया है, उनको अरेस्ट किया गया है, वहीं पर शुमाली कश्मीर के अंदर 5 फॉरेनर मिलिटेंट्स को मारने का फौज और पुलिस ने दावा किया है। DDC पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा, जिनका ताल्लुक PDP से है, अभी भी उन्होंने हल्फ नहीं उठाया, डिस्पाइट कि कोर्ट के ऑर्डर्स भी है। लेकिन महबूबा मुफ्ती जो कि PDP की सदर है, उन्होंने आज उस निस्बत से एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट क्या किया वो हम आपकी नजर करने की कोशिश करेंगे। और इस ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने
स्क्रॉल की वो खबर आज वहीदुर रहमान पर्रा के हवाले से ट्वीट की थी और उसके बाद उसे कुछ लाइंस में लिखा कि कश्मीर के अंदर जमहूरियत का झंडा उठाने वाला या परचम बरदार एक मुंतखब रहनुमा के तौर पर हल्फ उठाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, यानी जिसने जमहूरियत का झंडा कश्मीर के अंदर उठाया है और उससे अभी भी हल्फ उठाने नहीं दिया जा रहा है। यह महबूब मुफ्ती का ट्वीट था। उन्होंने कहा कि वहीदुर रहमान पर्रा उस वक्त हिंदुस्तान के लिए खड़े हुए जब कश्मीर की सड़कें दिल्ली के खिलाफ यानी मुल्क के खिलाफ मुश्तल हो गई थी। साल 2016 का कहीं ना कहीं जिक्र अगरचे महबूब मुफ्ती ने नहीं किया, लेकिन इशारा लग रहा है कि जब वहीदुर रहमान पर्रा यहाँ पर स्पोर्ट्स के अंदर थे और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की थी, एक बड़ा प्रोग्राम श्रीनगर के अकब में किया था और उसके बाद कैसे वो यहाँ पर बच्चों को ले जा रहा था और एक्टिविटीज शुरू कर रहा था, और ये उस वक्त हो रहा था जब बुरहान वानी के हवाले से यहाँ पर हालात खराब थे। तो कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं तो उसी का इशारा महबूब मुफ्ती का था कि वहीदुर रहमान पर्रा वो शख्स है कि जब जम्मू कश्मीर की सड़कें मुश्तल थी, प्रोटेस्ट हो रहे थे दिल्ली के खिलाफ, लेकिन वहीदुर रहमान पर्रा उस वक्त हिंदुस्तान का झंडा लेकर सड़कों पर आए हुए थे और वहीदुर रहमान पर्रा जमहूरियत का परचम लेकर यानी जमहूरियत का झंडा उठाने वाला शख्स है और उन्हें अभी तक हल्फ नहीं दिलाया जा रहा है और इसके लिए वो जद्दोजहद कर रहा है। ये पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती ने कहा। बात करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की, जो आज जम्मू के अंदर एक तकरीब पर मुनक़द थे और तकरीब पर मौजूद थे और इस तकरीब पर मरकजी वजीर बराए तालीम धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे और इस दौरान यहां पर डीआरडीओ की जानिब से एक ऐसा कैरी बैग जो है उसकी इनॉग्रेशन की गई है जिससे कहा जाता है कि ये कैरी बैग माहौल दोस्त है, यानी डीआरडीओ साइंसदानों की जानिब से माहौल दोस्त कैरी बैग बनाने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मरकजी वजीर बराए तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने साइंसदानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस कोशिश से पॉलीथीन फ्री जम्मू मुहिम में अहम मदद मिलेगी। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जब तकरीर की उस दौरान कहा। उन्होंने कहा कि वक्त की जरूरत है कि कैसे पोल्यूशन से बचा जाए और साथ ही साथ जो ऐसी चीजें जो माहौलियात को खराब करने में रोल अदा कर रहे हैं उनका इस्तेमाल कैसे कम किया जाए या खत्म किया जाए। और इस निस्बत से जो ये कैरी बैग डिग्रेडेबल कैरी बैग जो है वो तैयार किया गया है, इससे पॉलीथीन फ्री सोसाइटी को चलाने में मदद मिल जाएगी। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा। एनवायरमेंट फ्रेंडली बायोप्लास्टिक कैरी बैग का लॉन्च मंत्री जी के हाथों हुआ है तथा पॉलीथीन फ्री जम्मू अभियान में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए शिक्षण संस्थाओं को और कुछ अन्य संस्थानों को सम्मानित किया गया। मैं डीआरडीओ साइंटिस्ट एवं विद्यार्थियों और प्रधानाचार्यों को विशेष रूप से हार्दिक बधाई तथा शुभकामना देना चाहता हूँ। एक छोटी कहानी से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। रॉबर्ट स्वान नाम के एक ब्रिटिश इतिहासकार 1986 तथा 1989 में नॉर्थ एवं साउथ पोल दोनों की यात्रा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे। पिछले 3 दशक से वो ऐसे विषयों पर काम कर रहे हैं जिसमें एनवायरनमेंट को प्रिजर्व किया जा सके, अर्बन लैंडस्केप को सुरक्षित रखा जा सके और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा की जानिब से आज जम्मू के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है और जुगल किशोर शर्मा उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जो ये कहते हैं कि यहां सबका विकास हो और उसी तरह से उन्होंने आज जब जम्मू के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है तो उसमें हमने कहा कि पहले फंड्स कश्मीर जाते थे। जम्मू के अवाम में ये नाराजगी पाई जाती थी कि प्रोजेक्ट सिर्फ जम्मू में नहीं बल्कि कश्मीर में जाते हैं, लेकिन अपने 9 सालों में
हमने जम्मू के अवाम की नाराजगी दूर करने की कोशिश की। आज जम्मू में भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है सैंक्शन हो रहे हैं, ये जुगल किशोर शर्मा ने कहा। जुगल किशोर शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा मेंबर भी है, और उन्होंने कहा कि 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में न सिर्फ अमन और अमान बहाल हुआ बल्कि तरक्की भी रफ्तार पकड़ रही है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370-35 ए को हटाया और जम्मू में भी विकास तेज गति के साथ आगे बढ़ा। जम्मू कश्मीर में अमन और शांति का माहौल जो है वो बना है। विशेष तौर पर आज मैं आपके समक्ष हुआ हूं कि इन 9 सालों में बतौर सांसद हमने अपनी भूमिका जो है वो निभाई है। प्रयास किया है कि जो दायित्व लोगों ने हमें दिया था उस दायित्व का जिम्मेवारी के साथ निर्वाह करूं, और उसके लिए मैंने प्रयास जो है वो किए हैं और उसमें हम सफल भी रहे हैं। पहले विशेष तौर पर जम्मू के लोगों की ये एक धारणा बनी हुई थी कि भाई जम्मू के साथ हमेशा भेदभाव होता है। जो भी फंड्स आते हैं, जब बड़ा प्रोजेक्ट आता है वो कश्मीर घाटी की तरफ जाता है और जम्मू वाले देखते रहते हैं। लेकिन आज ऐसी कोई भी शिकायत जो है वो जम्मू वालों को नहीं रही है, और जो भी बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट था हमने उसकी आवाज सरकार तक पहुंचाई, मंत्रियों तक पहुंचाई, और फिर संसद भवन में लोगों की आवाज को बुलंद किया। एक के बाद एक प्रोजेक्ट जो है। चलिए अगली खबर में बात करते हैं कुलगाम की, क्योंकि कुलगाम के अंदर एक ही स्कूल के अंदर 29 बच्चे बीमार हो गए और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया, और इन बच्चों के अंदर अलग अलग तरह के जो सिम्टम्स है वो पाए गए। किसी में पेट का दर्द, किसी में बॉडी एक, सर दर्द, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, तो इस तरह की अलग अलग शिकायतें एक ही स्कूल के अंदर 29 बच्चों में पाई गई। ये बच्चे अकलाविया मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल टंगमर्ग कुलगाम के हैं, यानी एक ही स्कूल के ये बच्चे हैं जो कभी पेट दर्द का, इन तस्वीरों को में भी आप देख सकते हैं कि बच्चों की जो बॉडी लैंग्वेज है क्या कुछ बताई जा रही है। उनका इलाज और मुआवजा जो है चलाया जा रहा है, और माना जा रहा है कि 29 बच्चे अचानक बीमार हो गए और बच्चों को अचानक दर्द महसूस हुआ। कल इन बच्चों ने दाल चावल यहाँ पर खाया था, क्योंकि ये हॉस्टल में यहाँ पर रह रहे हैं। सुबह चाय पी ली थी, नमकीन, फिर लिप्टन चाय भी पी ली थी, लेकिन हुआ कैसे ये पता नहीं चल रहा। जब डॉक्टरों ने मुलायजा किया, और डॉक्टरों का कहना है कि 29 बच्चे अचानक बीमार हो गए, लेकिन इन बच्चों में वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पाया गया है, और उनका कहना है कि उससे किसी को स्टोमक में प्रॉब्लम आ रही है या किसी दूसरी कोई सिम्टम पाया जा रहा है, लेकिन ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो इन बच्चों में हुआ था। डॉक्टर साहिबान ने क्या कुछ कहा और बच्चे क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखते हैं। खाना खाया था, उसके साथ दाल खाई थी, और सुबह हमने चाय पी थी, नमकीन चाय, और फिर 10 बजे के टाइम हमने लिप्टन चाय पी थी और उसके साथ एक अंडा खाया था। फिर हम प्रेयर पढ़ने के लिए गए और वहाँ पे हमें ज़्यादा दर्द हो गया। तो अब इन सारे बच्चों का चेकअप किया। ऐसे तो कोई फोकस वैसा नहीं लग रहा है जैसे ये सस्पेक्ट कर रहे हैं ना कि फूड पॉइजनिंग का है, क्योंकि ये सारे पेशेंट्स हैं, इनको डिफरेंट कंप्लेंट्स हैं। किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, 8-10 बच्चे मैंने वो देखे जिनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कोई बोल रहा है कि मुझे टांगों में दर्द है, कोई सिर में दर्द है। तो इस तरह से जैसे फूड पॉइजनिंग में होता है, डायरिया होता है, वोमिटिंग होती है, उस तरह से किसी पेशेंट में वो कंप्लेंट नहीं। तो कुछ है क्या ऐसे? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वायरल होता है, वो स्प्रेड होता है। 9 बच्चे हैं टोटल एज पर द रिपोर्ट साहब जो प्रिंसिपल साहब ने मुझे बोल दिया। तो इसमें जो हमारे जो मेडिकल टीम है, इनकी जो ऑब्जर्वेशन के बाद इन्होंने ये पाया कि इसमें वायरल इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन जो है था। अगर वो एक बच्चे को होता है तो बाकी को भी होता है, उसी वजह से बीमार हुए, और उसकी वजह से कभी कभी स्टमक अपसेट भी होता है, जिसकी वजह से चंद एक बच्चों में 2-3 बच्चों में वो स्टमक प्रॉब्लम भी हुई। तो इस वक्त इनका इलाज चल रहा है। 3 बच्चे टोटल एडमिट है इसमें, तो इंशाल्लाह विद इन 1-2 आवर्स इनको भी यहाँ से बिल्कुल अपने घर भेज दिया जाएगा। बाकी इंशाल्लाह ये सब ठीक है, तो कोशिश करेंगे आगे जो भी कोई इसमें अगर कोई लैक्यूना हो कोई।
चलिए, डॉक्टर साहिबान का कहना है कि ये फूड पॉइजनिंग नहीं है, बल्कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है उसी की वजह से ये मुमकिन है कि ये प्रॉब्लम्स जो बच्चों के अंदर पाई जा रही है। बात करते हैं झील डल की, जो कि जम्मू कश्मीर के सयाहत पे एक शान है, निगेने की हैसियत रखता है यहाँ के ताज में, यहाँ की खूबसूरती के ताज में। लेकिन झील डल के अंदर जो ये हाउस बोट्स आप देख रहे हैं, इसके लिए सरकार की जानब से एक नया प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया है, जिसके तहत इन हाउस बोट्स को अब ड्रेनेज के साथ जोड़ा जा रहा है। क्योंकि इससे पहले जो भी आउटलेट इन हाउस बोट्स का था वो डल लेक के अंदर चला जाता था, लेकिन अब नई तकनीक्स और नए प्रोजेक्ट के तहत अब इसके लिए पाइपिंग की जा रही है, और पाइपिंग के जरिए जो कुछ वेस्टेज है वो बाहर ड्रेनेज के जरिए लाया जा रहा है। तो इस तरह से झील डल को साफ पाक रखने के लिए ये कोशिश की जा रही है, और इसका जो हाउस बोट ऑनर्स है वो सरकार के इस मूव का वेलकम करते हैं, और उन्होंने कहा कि इससे झील डल की प्रोटेक्शन हो जाएगी और साफ सफाई रहेगी, माहौलियात ठीक रहेगा। लेकिन अब सरकार को वो अपील कर रहे हैं कि अब रिनोवेशन के लिए भी उन्हें इजाजत दी जाए, क्योंकि अब इससे डल की हैयत पर कोई मनफी नुकसान जो है या कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। ये जो इस सयाहत के साथ जुड़े लोग हैं और हाउस बोट्स के साथ जो लोग जुड़े हैं उनका कहना है। वाया फैजान रोज डल तो रोज साफ बे रोज ये माहौल तो रोज साफ बे अगर वो कि नई हाउस बोट बनाओ ये गवर्नमेंट करे अप्लाई कि नई बनाओ कि अमे ड्रेनेज सह प्रॉब्लम डलस या आप गंद इंशाल्लाह उम्मीद कि गवर्नमेंट तुले पान। देखिए, बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है हाउस बोट्स के लिए। जहाँ तक ड्रेनेज का सवाल है, हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। पिछले जो फेलियर्स हुए थे, जो 2-4 प्रोजेक्ट्स वो कंप्लीट नहीं हो पाए किसी टेक्निकल वजह से, तो हमें उम्मीद है जो अभी नया प्रोजेक्ट चल रहा है इसमें करीब हमारे 300-350 हाउस बोट्स में पाइपिंग हो चुकी है। तो इंशाल्लाह ये जो हमने इनसे बात भी की है, LCM जो हमारे VC साहब है और नए कंट्रैक्टर जो हमारे उनके साथ अभी तालमेल चल रहा है, तो मेरे को लगता है विद इन टाइम बाउंड ये इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। और ये एक बड़ी बर्डन जो हमारे ऊपर है, एक रिलीफ हमें मिलेगा, पूरी कम्युनिटी को रिलीफ मिलेगा। और आगे जो रिपेयरमेंट्स वगैरह जो भी है जिसके लिए हमें बैन किया गया था, तो वी आर होपफुल कि वो सब चीज़ें ईज़ हो जाएगी। अब हमारा जो अभी हाउस बोट है, अब ये नया बना नहीं पाएंगे हम। हमारी गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट है जो इनके बनाने वाले हैं, जो उनको एक स्किलफुल ट्रेनिंग जो यूथ्स हैं उनको भी देनी चाहिए, क्योंकि बनाने वाले अब नहीं रहे। हाउस बोट रहेंगे मगर बनाने वाला कोई नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि अब जितने भी ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न है, अगर हमारे हाउस बोट्स का रिपेयरमेंट का ऑर्डर आया या हम रिपेयर करें मगर फिर रिपेयर करने वाला नहीं होगा, तो हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे हैं, जो भी सीनियर्स हैं, उनसे फ़ायदा लिया जाए, उनसे काम लिया जाए। आगे जो यूथ्स हैं उनको मतलब ट्रेन किया जाए, या उनकी फैमिली में जो भी इंटरेस्टेड है, वैसे उनकी फैमिली में भी डिसइंटरेस्ट हुआ था कि उनके पास काम नहीं था। अब उम्मीद है कि हम कोर्ट से बाहर आने लगे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ड्रेनेज का भी हो रहा है, तो हाउस बोट्स को भी हमें हर साल रिपेयर की ज़रूरत होती है। इन स्किलफुल लोग जो ये स्किलफुल लोग हैं, इनका भी हमें पूरा तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है जो यंगस्टर्स हैं उनको बिल्कुल पता नहीं है हाउस बोट्स को कैसे बनाया जाता है। तो उनके लिए भी कुछ ऐसा केयर किया जाए। चलिए, आज के न्यूज़ एट 6 में बस इतना ही। अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।